बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। सबसे अहम और पहली स्टोरी हमारी होगी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का अहम दौरा है कोयटा। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। जबकि दूसरी स्टोरी आज हमारी होगी वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी का UN समिट से खिताब, आलमी अमन के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। जबकि तीसरी स्टोरी आज पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की हतमी बेदखली का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगानियों समेत गैर मुल्कियों की वापसी के लिए मोहलत में एक दिन बाकी रह गया है। इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकने कौमी असम्बली पार्लिमानी सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जब्बार चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब्बार चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले हाफिज़ साहब अहम ख़बर के हवाले से अगर बात करें तो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का बड़ा ही अहम दौरा है कोयटा, और इस इजलास में जो नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ उसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल, वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत दीगर ने शिरकत की। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा वाज़िया किया कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ उमर भाई। गुजारिश है कि ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो आज का दौरा है बड़ी इसलिए अहमियत का हामिल है कि जो पे दर पे वाक़यात कुछ हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर बिलखसूस दहशत गर्दी में, उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का और चीफ ऑफ डिफेंस जो हमारे चीफ जो हैं हमारे चीफ अपना जो फील्ड मार्शल जो है हाफिज आसिम मुनीर साहब का वहाँ पे जाना इसलिए ज़रूरी है कि ये एक बड़ा क्लियर मैसेज कन्वे करना पड़ रहा है और करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के लिए अब ना कोई नरम रवैया है, ना कोई बातचीत का दरवाज़ा खुला है। बातचीत दरवाज़ा इसलिए अगर वो सरेंडर करके आ जाएं, अगर वो सरेंडर करें और हुकूमत वक्त को और वो अपने और कानून के जो इदारे हैं उस अपने आप को पेश कर दें, तो फिर तो उसके बाद हुकूमत सोच सकती है कि उनके साथ क्या करना है। हकीकत ये है कि आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला की ज़ात ने इज़्ज़तें अता की हैं। पाकिस्तान के अंदर मईशत जो है एक बेहतर अंदाज में चल रही है। आपके इंडिकेटर्स आपके पॉजिटिव आ रहे हैं। आज आपकी स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म कर रही है, आपकी एक्सपोर्ट्स और आपका एक्सपोर्ट्स बेहतर जा रही है। सिफारतकारी में जो पाकिस्तान को कामयाबी है, आपकी जो ट्रेड बैलेंस है वो पहले से पिछले कई सालों से इस दफा बहुत ज्यादा उसके अंदर बेहतरी आई है। सिफारतकारी के मैदान के अंदर अक़वाम आलम में आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने इज़्ज़तें नसीब की हैं और आपका पूरी दुनिया के अंदर एक नाम बुलंद हुआ है। इन हालात के अंदर अब जरूरत इस अमर की है कि दाखिली मामलात के ऊपर तवज्जो की जाए और मुल्क को जो है हर किस्म की दहशत गर्दी के नासूर से पाक किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि आज बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है हमारे सैयद आसिम मुनीर बुखारी साहब ने और हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, और तमाम जो वहाँ पे कैबिनेट मौजूद थी, वहाँ पे मुतल्लिका गवर्नर मौजूद थे, वज़ीर आला मौजूद थे, हमारे दाखिला के हमारे आर्म फोर्सेस के अफसरान मौजूद थे। बड़ा एक क्लियर मैसेज उन्होंने दे दिया है कि पाकिस्तान के अंदर अब दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं है और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ इनसे निपटा जाएगा। और जितने भी हमारे बलूचिस्तान के भाई और बहनें हैं, बेटियां हैं, बुजुर्ग हैं, उनको प्रॉपर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। आज आप देखें कि बलूचिस्तान के लोग अब नाला हैं, बलूचिस्तान से आवाज़ें उठ रही हैं, उनके देहातों से विलेजेस से आवाज़ें उठ रही हैं कि इन दहशत गर्दों का कला कमा किया जाए जी। वो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि आज पूरे बलूचिस्तान के अंदर पूरी एक हम आहंगी मौजूद है और पूरी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के लिए भी और हमारी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार हमेशा बलोच लोग पाक अफवाज के लिए, आज पाक अफवाज के हक में बलूचिस्तान से सदाएं उठ रही हैं और लोग इस बात पर अब यकीन रखते हैं कि अगर उनको मुश्किलात से कोई निजात दिलाएगा और लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई पासदारी होगी तो वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमारे अपना पाक अफवाज हैं जो कि अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने यह भी बड़ा वाज़िया किया, उन्होंने कहा कि जो गुज़िश्ता साल मई में मार के हक की कामयाबी भी है वो भी दुश्मन को जो है वो हजम नहीं हो रही और ये उसी की वजह से और जब हम दहशत गर्दी के सुराख देखते हैं, निशानात, तो वो हमें दुश्मन मुल्क से ही मिलते हैं। देखें आप देखें कि जब आपने 10 मई को अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन हिंदुस्तान के दांत खट्टे किए मार्का हक की सूरत में, तो मुझे आप बताएं क्या हिंदुस्तान अब चैन से बैठेगा?
ये जितना फितनतुल हिंदुस्तान है, ये जितने जो खवारिज हैं, ये कहां से स्पॉन्सर हो रहे हैं? दहशतगर्द तंजीमों को ये असला जो फराहम किया जा रहा है। दहशतगर्द तंजीमों को कौन स्पॉन्सर कर रहा है? इसके अंदर हिंदुस्तान बहुत मैसिवली इन्वॉल्व है और वो चाहता है कि पाकिस्तान की जो अल्लाह ताला की जात ने एक साख बना दी है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया की मुतवज्जे है आज पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी लेने के लिए। आज पाकिस्तान एज एक कंसल्टेशन का रोल प्ले कर रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान में, जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक नहीं कर सके, और हिंदुस्तान तो उसमें बहुत पीछे रह गया है। तो आज जिस तरह फील्ड मार्शल की हमारे जो हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की तारीफ हो रही है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तारीफ हो रही है, तो वो बर्दाश्त नहीं हो रही, तो इसी वजह से अब ये साजिशों पर भारत जो है वो उतर आया है। देखिए बिल्कुल, ये और भारत की साजिशें कोई नई नहीं है, ये हमेशा से इनकी साजिशें चलती रही हैं, और ये इसका तरीका ये है कि बड़े आहनी हाथ से निपटना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर एक हम आहंगी की फजा पैदा करना, जितनी भी जमातें हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनको साथ लेके चलना, ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और इसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो आज का दौरा बड़ा संग मील की हैसियत रखता है कि जिसके अंदर वो तमाम जमातों के सरबराहान से भी मुलाकातें कर रहे हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी मुलाकातें करता है। ये शहबाज शरीफ साहब की बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि आपने उनके साथ बड़ा क्लोजली काम भी किया है। मुझे याद है जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, आप मुलाकातें करवाते थे, फिर अभी भी आप वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी, तो सबको साथ लेके चलने की जो एक अच्छी आदत है शहबाज शरीफ साहब की, ये बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए सियासत के अंदर उमर भाई इख्तलाफात होते हैं, सियासी इख्तलाफ होते हैं, इख्तिलाफ राय होता है। इख्तिलाफ राय जो है ये जमहूरियत का हुसन है, ये मुआशरे का हुसन है। लेकिन असल चीज क्या है कि जो हमारा एक नेशनलिज्म है, जो पाकिस्तानी कौमियत और पाकिस्तानियत को उजागर करना कि हम एक पाकिस्तानी नेशन है और हमारे बिलाशुबा आपस में हमें हमारी बरादरियां हैं, हमारे कबीले हैं, हमारे रहन सहन के तरीके बाज़ दफ़ा अलग हैं, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, उसके लिए पूरी कौम एक है। इस हवाले से सियासी क़यादत का ये रोल होता है कि वो तमाम लोगों को इकट्ठा करती है। और आज हमें अपनी सियासी क़यादत पर फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, और फील्ड मार्शल पर भी फ़ख्र है कि उनकी एक अपना लीडरशिप के अंदर तमाम जमातें, तमाम लोगों से वो राब्ते कर रहे हैं, तमाम कम्युनिटी से राब्ते कर रहे हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ बरादरियाँ हैं उनसे राब्ते हो रहे हैं, और अक्रॉस बलूचिस्तान जो है एक हम आहंगी की फ़ज़ा जो है पाकिस्तान की सालमियत के लिए और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पैदा की जा रही है। जी ठीक है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल करें, और इसी के साथ जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक था वो भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं साथ ही अटैच के, जो आखिरी दिन है अब कल है कि जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं, तो सर जब भी हम दहशतगर्दी के सुराग निशानात तक पहुँचते हैं, सबूतों तक पहुँचते हैं, तो वो तो वहाँ से मिलते हैं। देखिए उमर, दो चीज़ें हैं। एक तो आज का विजिट जो है बलूचिस्तान का, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान के सर्विसेज चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वहाँ जाना ये साबित करता है कि बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और वहाँ की तरक्की और खुशहाली के अमल पर पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पे है। दूसरा बुनियादी सवाल ये है कि बलूचिस्तान टारगेट क्यों है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल है, किस तरह कि वहाँ पर गवादर की बंदरगाह है, उसके बाद सी पैक और डेवलपमेंट के मंसूबे हैं। इसकी सरहदें ईरान से भी लगती हैं और अफ़गानिस्तान से भी लगती हैं। यहाँ पर मादनियात हैं बड़े, वहाँ पर सोना भी है, तांबा भी है, और ये आपके दुश्मन को बहुत अच्छी तरह पता है कि बलूचिस्तान की अहमियत और हैसियत क्या है। अब यह है कि जी उन्होंने आज विज़िट में, इसमें कोई दो राह नहीं कि दहशतगर्दी इसके हवाले से पूरी कौम यकसू है, पाकिस्तान के अदारे इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे नुमान साहब ने बात की है कि जब आपको बैरूनी महाज पर बड़ी पजीराई मिलेगी, दफाई एतबार से आप खुद निसारी की मंजिल पर पहुँच गए, आपने अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, दुनिया भर में एक मैसेज गया कि पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर है, और उसके बाद सफारती सतह पे जो एक अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी और मुज़ाकराती अमन की बहाली में जो पाकिस्तान का किरदार था, दुनिया भर में पाकिस्तान की सफारती हैसियत का डंका बज रहा था। तो आपके ख्याल में क्या दुश्मन ये नहीं देख पा रहा, तो लिहाजा उन्होंने टारगेट किया है। अब ये है कि वहाँ पर करना क्या है। देखें बात ये कि अस्करी इदारों नेशनल एक्शन प्रोग्राम के तहत वो अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पर सियासी इक़दाम की ज़रूरत है, वहाँ पर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट मौजूद है। मैं समझता हूँ जैसे अभी बात की गई कि पॉलिटिकल लीडरशिप से बातचीत, मेरा ख्याल है पॉलिटिकल लीडरशिप से बातचीत करके, हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप का ये काम होता है, वो सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर आप क्या सियासी इक़दाम करें। देखिए ताकत और कुव्वत की अपनी एक अहमियत होती है जी। बलूचिस्तान बड़ा सेंसिटिव सूबा है और रकबे के एतबार से वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी अहमियत क्या है।
और हमें बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के अंदर कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, सब कुछ पता है। देखिए, भारत अफगान सरजमीन का इस्तेमाल कर रहा है और वहाँ पर एक नेक्सस मौजूद है NDS का और RA का, और वो इसलिए ये कुछ कर रहे हैं कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। पाकिस्तान होगा नहीं गैर मुस्तहकम। उनका खौफ ये है कि जो दिफाई एतबार से खुद इंसारी की मंजिल पर पहुँच गए, अगर आने वाले वक्त के अंदर ये मुआशी हवाले से भी खुद इंसारी की मंजिल पर पहुँच गए, पाकिस्तान मुआशी हवाले से मुस्तहकम हुआ, तो फिर इस खिते में वो क्या बेचेंगे। लिहाजा वो माइंडसेट काम कर रहा है और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर ज़रूर है। मैं आज भी समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सियासी इक़दाम करने चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप को वहाँ जाना चाहिए। और बलूचिस्तान जो बलोच अवाम है वो पाकिस्तान नहीं है, ये बलूचिस्तान वो सूबा है जो समझ सोच के पाकिस्तान के साथ आए थे। तो लिहाजा ये हमारा माशी मुस्तकबिल है, इसे इस हवाले से ही संजीदगी से लेना चाहिए। दूसरा टॉपिक आपने वो जो मोहसिन नकवी साहब वहाँ गए हैं, ये कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पाकिस्तान और ख़ास तौर पर इस खत्ते के अमन के हवाले से जो उनकी स्पीच है बड़ी मायने खेज़ है। देखें, पाकिस्तान तो अपना रोल इस्तेमाल कर रहा है इस खत्ते के अंदर। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को, डायलॉग को और तरक्की के अमल को तरजीह दी है। और अब आप भारत के साथ देख लेना कि भारत एक बड़ा मुल्क ज़रूर है, पाकिस्तान ने हमेशा डायलॉग की बात की है, मुज़ाकरात की बात की है कि आए हम अपने इश्यूज पे बैठ के बात करते हैं। भारत क्यों वहाँ अवॉइड करता है? इसलिए कि उसको ये पता है कि उसका माइंडसेट दुनिया भर के अंदर जिस कॉन्फ्रेंस में वो गए हैं वहाँ पर अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक ने खुद ये बात रिकॉर्ड पे मौजूद है कि कनाडा की पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये लोग दहशतगर्द हैं, इन्होंने दहशतगर्दी करवाई है। दहशतगर्दी इस खिते में भारत करवा रहा है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान का केस पेश किया है, दुनिया के हर प्लेटफार्म पर भारत का जो मकरूह, शर्मनाक और अफसोसनाक चेहरा है, ये बेनकाब करना चाहिए। हमारा एक पॉजिटिव रोल है, उसे उजागर करना चाहिए और इंशाअल्लाह इस पूरे एरिए में पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार आने वाले वक्त में और ज्यादा नुमाया होगा। ठीक, जब चौधरी साहब, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बड़ा वाज़िया किया सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में कि आखिरी फसादी के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। और जिस तरीके से बलोचिस्तान के हवाले से जब हम बात करें तो माशी मुस्तकबिल है हमारा और बड़ा फोकस है पाकिस्तान का। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का आपको याद होगा जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो मुझे याद है वो स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया करते थे। वहाँ के स्टूडेंट्स, गवादर से स्टूडेंट्स आए, गुफ्तगू करते थे, हालात पर डिस्कशन करते थे और उन्हें जो है वो अपनी गुफ्तगू के जरिए बताते थे कि आप हमारे लिए कितने अहम हैं। तो क्या कैसे देख रहे हैं इसे आप? उमर भाई, देखें, ये आपने जब चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, उसका जिक्र किया तो मुझे फौरी तौर के ऊपर वो जब NFC अवार्ड पे दस्तखत हुए थे 2030 दिसंबर 2009 में, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो ये दस्तखत जो है वो गवादर में हुए थे। और वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने कि पंजाब के हिस्से का जो है 1% जो है वो बलूचिस्तान को देने का वहाँ पे जो है वो उसके अंदर अहद किया था। और उसके बाद से उनकी जो बलूचिस्तान के अवाम के लिए, फिर उसके बाद एंडोमेंट फंड में, फिर अपना पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में कोटा उनका रखना, ये उस वक्त से सारे इकदाम जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किए, जो अब तक जो है वो जारी हैं। ये तो एक एस्पेक्ट है। लेकिन जो बलूचिस्तान का जो इशू है उसके बाद देखिए, जब जो 3 वाक़यात हुए हैं पिछले दिनों, उसके बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाब दिया है और 54 दहशतगर्द अब तक जो है वो जहन्नुम वासिल किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो फरमाया, ये बिल्कुल एक ऐसा रिजॉल्व है मेरे लिए, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ज़रा कह लें कि एक सेटिस्फैक्ट्री एक इशू है। कल जो DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अब जो है तमाम सतह के ऊपर जो क्लैरिटी है हमारे पास, जो हुकूमती सतह के ऊपर, उन्होंने कहा हुकूमत की गाइडेंस के साथ वहाँ पे क्लैरिटी है, मुसल्लह अफवाज के अंदर क्लैरिटी है, बलूचिस्तान के अवाम के अंदर क्लैरिटी है और बलूचिस्तान की हुकूमत के अंदर क्लैरिटी है कि हमने अब करना क्या है। दहशतगर्दों के साथ वो जो अपोलोजेटिक रवैये, एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम ये रहा कि यहाँ पर वो जिनकी हमारे तौर से कुछ अनासर ऐसे होते थे कि ये जनाब बेचारे हैं, ये जी अपने हकूक़ की जंग, बहुत उलझाया जाता, बड़े कन्फ्यूज नेटवर्क बनाए गए। लेकिन अब जो क्लैरिटी हमारे सफ़ों के अंदर पूरी तरह आई है, तो मेरा ख्याल है कि ये क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है इस नासूर को ख़त्म करने के लिए। और जैसा कि DGISPR ने कहा कि वी विल हंट यू, वी विल हर्ट यू, ये इसके 2 फ्रंट हैं उमर साहब। एक फ्रंट वो है जो फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल ख्वारिज है, जहाँ पे हिंदुस्तान इन्वॉल्व है, बलूचिस्तान की सरजमीन इख्तियार, उसके खिलाफ भी जो है वो इकदाम, वो काइनेटिक एक फ्रंट है। लेकिन ये जो बलूचिस्तान का है, ये हमारी सोसाइटी के खिलाफ एक जंग शुरू हुई है, एक सोसाइटल वॉर है। उसको जो है बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ा मुश्किल मिशन है, क्योंकि वो लोग छुप कर एम्बुश के सामने आके वार नहीं करते, छुप के वार करते हैं, निहत्ते लोगों को निशाना बनाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं वहाँ के लोगों को, बच्चों को। आपने देखा कि
किस तरह वो BYC जो थी वो किस तरह लोगों के घरों में स्टडी सर्कल के ऊपर बना पर, और फिर बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ अमेरिका और हिंदुस्तान इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर जो इजराइल की इन्वॉल्वमेंट है थ्रू जो एक वो प्रोजेक्ट उन्होंने बलूचिस्तान स्टडी के नाम से शुरू कर रखा है, बलूचिस्तान के बच्चों को वहाँ से पढ़ाई के नाम के ऊपर ले जाकर बाहर ले जाते हैं, वहाँ से ज़ेन सादी, ब्रेन वॉशिंग, और उसके बाद फिर आकर उनको पहाड़ों का रुख करवाते हैं। ये बहुत एक मुश्किल टास्क है, लेकिन हमने इसको हासिल करना है। अगर पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अमन के लिए दिन रात एक कर सकता है, तो फिर सोचें जब आप पाकिस्तान के अंदर का जो अमन है उसके लिए पाकिस्तान कहाँ तक जाएगा। मुझे उम्मीद है हमारे जो बहादुर सपूत हैं जो लड़ रहे हैं, जो पीछे जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है जो उनको लीड जिनके प्रोवाइड कर रही है गाइडलाइंस, हिकमत अमली, पॉलिसी लेवल के ऊपर, तो जब क्लैरिटी जो है और तमाम तो एक पेज के ऊपर है कि हमने दहशत गर्दों से जो है वो अब कोई रू रियायत नहीं होगी। बाकी जैसे हाफिज साहब ने भी कहा कि अगर कोई खुद से अगर कोई छोड़ना चाहता है, कोई हथियार डालता है, तो उसके लिए जरूर जो है वो नरम गोशा रखा जाना चाहिए, अदरवाइज उनको जो है वो एलिमिनेट करना ही इनका हल। हाफिज साहब का रुख करते हैं। हाफिज साहब, आपको याद होगा जब वजीर आला पंजाब थे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मुझे याद है मॉडल टाउन में अक्सर तलबा को बुलाया करते थे जो बलोचिस्तान के थे, उनसे गुफ्तगू करते थे और पाकिस्तान की हवाले से बात करते थे। अगर उनके कुछ सवालात होते थे, मुझे आज भी याद है बड़े टफ सख्त सवालात, लेकिन जवाबात देते थे शहबाज शरीफ साहब। तो बलोचिस्तान के मामले पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब शुरू से टची हैं। देखें, इसमें आज भी अगर आप देखेंगे तो बलूचिस्तान के जो तलबा हैं उनका विजिट इस्लामाबाद में कराया जाता है, वो नेशनल असम्बली के अंदर भी आते हैं, और जो डेलीगेशन अभी ड्यूरिंग दी प्रोसेशन, अभी ये जो हमारा पार्लियामेंट का इजलास था, सेशन था, उस दौरान भी बलूचिस्तान के बहुत सारे डेलीगेशन वहाँ पर आए, स्टूडेंट्स भी आए, टीचर्स भी, प्रोफेसर्स भी। इसके अलावा आज भी हुकूमत पंजाब जो है वो हमेशा वेलकम करती है, और आपको याद होगा कि बलूचिस्तान के तलबा के लिए बहुत बड़ी तादाद के अंदर स्कॉलरशिप्स भी हुकूमत पंजाब हमेशा ही अनाउंस करती रही, और आज भी उनके लिए वो स्कॉलरशिप्स मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के अभी आज भी वो जो स्कॉलरशिप है वो बलूचिस्तान के तलबा को दिए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि पंजाब ने हमेशा एक बड़े भाई का किरदार अदा किया, और आपके इल्म में है कि पंजाब ने बिलियंस ऑफ रुपीस हमेशा अपने बजट में से कट करके बलूचिस्तान को हमेशा प्रायोरिटी दी है, प्रायोरिटाइज किया है, इसलिए कि हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों का तरक्की करना, उनके ख़ानदानों के माली वसाइल का इजाफा, और उनकी जो माशरती फलाह है, बलूचिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, वो उसके बगैर पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकता। बलूचिस्तान मजबूत होगा, बलूचिस्तान के लोग मजबूत होंगे, मुआशी तौर पे मजबूत होंगे, मुआशी खुशहाली बलूचिस्तान के अंदर आएगी तो पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आएगी, क्योंकि ये जो है एक ही कुंबा है, एक ही ख़ानदान है जिसके अंदर मुख्तलिफ फैमिलियाँ रह रही हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ भाई रह रहे हैं। तो इसलिए पंजाब ने हमेशा बलूचिस्तान की अहमियत और बलूचिस्तान के साथ एक भाईचारे की हमेशा उन्होंने पजीराई भी की है, अप्रिशिएट भी किया है, और ये आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला होता रहेगा। और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आपके इल्म में है कि जब वो वज़ीर आला थे और आज वो वज़ीर आज़म हैं, तो तब भी उनका वज़ीर आज़म बनने के बाद पहला दौरा भी जो है वो बलूचिस्तान का किया था, और आज भी उनका बहुत बड़ा फोकस बलूचिस्तान के ऊपर है। तो मैं बड़ा एग्री करता हूं सलमान गनी साहब और जवाद चौधरी साहब की बात से कि जो असल चीज क्या है कि हर लेवल पर वहां पर हम आहंगी की कोशिश की जाए। इंटेलेक्चुअल लेवल पर दानिश्वर हजरात हैं, वहाँ पे प्रोफेसर हजरात हैं, वहाँ पे जो सोचने समझने वाले लोग हैं, उनको बुलाया जाना चाहिए। एक सियासी अमल का बड़ा ये हो रहा है इस्लामाबाद में, जिस तरह आप बता रहे हैं कि सेशंस का विजिट करवाया जाता है, उनको जो है वो मुलाकात की जाती है, डिस्कशंस की जाती हैं। यहीं पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी हमारी क्योंकि बहादुर फौज जो कि हमारा फ़ख्र है, उसको भी बहादुर फौज को खराज तहसीन भी पेश किया, और उन्होंने कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी। नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज अगर हम अपने घर में सुकून से बैठे हुए हैं तो बॉर्डर पे कौन पहरा दे रहा है, अपनी जानों की कुर्बानी कौन, अपने खून के नजराने कौन पेश कर रहे हैं। आज हमारे बड़े यंग अपना जो हमारे कैप्टन और हमारे मेजर्स की लाशें घरों में आती हैं, जिनको अल्लाह ताला जो शहादतें नसीब हो रही हैं, और उनकी फैमिलीज को आप देखें, उनका सब्र देखें, उनके सब्र का लेवल देखें, तो हकीकत यह है कि पूरी कौम जो है वो अफवाज पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करती है। और हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान जो है वो हमारी पाकिस्तानी फौज का मरहून मिन्नत है कि आज हम सुकून की नींद जो सोते हैं तो हमारी अफवाज हैं जो कि बॉर्डर्स के ऊपर खड़ी हैं, जो इंटीरियर लेवल पे भी और एक्सटर्नल लेवल, हर तरह की साजिशों का मुकाबला कर रही हैं। तमाम जो इंटेलिजेंस है और पूरी दुनिया के अंदर जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, और जिस अंदाज के अंदर वो साजिशों का मुकाबला करते हैं, जिसके अंदर जारहियत का, बैरूनी जारहियत का
और जो अंदरूने मुल्क जो दहशतगर्दी के अनासिर हैं उनका जो मुकाबला हो रहा है, तो इसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं। और ये पूरी कौम की एक ही मुतफिका राय है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अफवाज हैं वो हर लिहाज से दुनिया की बेहतरीन अफवाज में उनका शुमार होता है। सही। अच्छा, आज वफाकी वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी का UN समिट से खिताब, आलमी अमन के लिए सबको मिलकर काम कर। सबसे अहम बात जो है कि पाकिस्तान की अमन कोशिशें काबिल तहसीन। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का मोहसिन नकवी से मुलाकात में इतराफ़, यानी पाकिस्तान की अमन की काबिशों को सराहा जा रहा है। ये बिल्कुल देखें, मोहसिन नकवी साहब का दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। अभी जब्बार साहब बता रहे थे कि जिस तरह उन्होंने, और सलमान साहब ने भी कहा कि जिस तरह उन्होंने इंडिया को बेनकाब किया है, जी, मकरू चेहरा जो है, इंडिया का मकरू चेहरा बेनकाब किया है, और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की को रिप्रेजेंट किया है UNO के अंदर, और जिस तरह वो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से उन्होंने मुलाकात की है, हकीकत ये है कि इस बात की बड़ी अहमियत है। और मोहसिन नकवी साहब की इससे पहले भी जो कोशिशें हैं ईरान और अमेरिका जंग की बंदिश के हवाले से, एक अमन व अमान के हवाले से, वो बड़ी काबिल कदर हैं और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। बिल्कुल ठीक। सर सलमान गनी साहब, मोहसिन नकवी साहब की जो UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात है उसमें मगरबी एशिया में तनाज़ात के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी पर भी गुफ्तगू हुई। देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरह अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में अपना रोल अदा किया है, दुनिया भर में पाकिस्तान को पजीराई मिली है। लेकिन अभी नुमान साहब जो बात हमारे सिक्योरिटी इदारों की अहलियत और अहमियत के बारे में, उसमें अफसरों की कुर्बानियों के हवाले से कर रहे थे, ये मैं आपको दुनिया की अस्करी तारीख जो है, इससे ज़्यादा शरह कहीं नहीं है कि अफसर और जवान मिल के ये काम कर रहे हैं, कि अफसरों की शहादतों का अमल इस पैमाने पे नहीं था। आज आप देखें क्या हो रहा है कि आप पिंडी के कर्नल के जवानों पे जब फायरिंग हो रही थी, वो खुद आके सामने खड़ा हुआ और वो शहीद हो गया है। अच्छा, इस पे समझने की बात ये है कि आखिर आपका दुश्मन सिक्योरिटी इदारों को टारगेट क्यों कर रहा है? ये इम्पोर्टेंट, फौज के बाद पुलिस को, उनको ये पता है कि जब तक कि पाकिस्तान के इस सिक्योरिटी हिसार को कमज़ोर नहीं किया जाएगा, उसका मज़मूम एजेंडा आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस बात की ज़रूरत है कि जब हमारे फौजी जवान और हमारी पुलिस को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, हमें उनके पीछे खड़े होना है। और दुनिया की सियासी तारीख में जब कौमें अपनी फ़ौजों के पीछे खड़ी होती हैं तो फिर फतह मुबीन मिलती है। ये कल की बात है कि 2025 में जब भारत ने पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की थी, तो मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ कि 22 अप्रैल को उसने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी शुरू की। 22 अप्रैल 2025 से पहले की कैफियत देख लें और 10 मई 2025 के बाद की कैफियत देख लें, एक बदला हुआ पाकिस्तान है और दुश्मन बुखलाहट का शिकार है। कि आज भी आप नरेंद्र मोदी साहब, उनकी फौजी क़यादत को देख लें, वो एक नफसियाती कैफियत से दो चार है। इसलिए वो तो पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, लेकिन उनके साथ जो हुआ है कि दुनिया भर में इससे ज़्यादा एम्बेरसमेंट नहीं हुई। और आज जब मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पर बात की है, तो उन्होंने अमन के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया कि हमने कभी भी जंग की बात नहीं की। आपको याद होगा कि पहलगाम वाक़ये पे पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने, प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर किया, लीडरशिप ने उस वक्त दुनिया की तरफ ये बात की कि हम इसमें तावन करने के लिए तैयार हैं, आप टेस्ट केस बनाएं। और ये बात दुनिया को अपील की, इसलिए कि आज तक उन्होंने तो तहकीकात नहीं करवाई। उसका जो फाशिस्ट चेहरा है, देखें आप दुनिया की तारीख को उठा के, कभी जो कौमों की लीडरशिप होती है वो इंतहा पसंद नहीं होती, वो शिद्दत पसंद नहीं होती। ये नरेंद्र मोदी जब से बरसे इक़्तिदार आए हैं, 2014 में ये बरसे इक़्तिदार आए हैं, आज 2026 है। इससे पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात होते थे। जब से ये शख्स बरसे इक़्तिदार आया, ये शाइनिंग इंडिया के नाम पे बरसे इक़्तिदार आया था और ये वहाँ की वहदत के लिए ख़तरा बन चुका हुआ है कि वहाँ पर अक़लियतें की ज़िंदगी महफूज नहीं है, वहाँ पर नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो ये सारी बातें मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल फोरम्स में भी करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि ये वो माइंडसेट था जिसने इस खित्ते के लिए भी। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि बुनियादी चीज़ जो है, पिछले दिनों हमारे यहाँ कुछ 117 के करीब अहम शख्सियात ने मकतूब भिजवाए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और नरेंद्र मोदी साहब को कि जी आपके और हमारे दरमियान सफारती तल्लुकात बहाल होने चाहिए। तो पाकिस्तान तो हमेशा से कहता है भी अच्छे तल्लुकात, लेकिन उन्होंने एक चीज़ जो नहीं लिखी वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो 117 जो अहम शख्सियात है दो तरफा, उन्हें यह नहीं पता कि जी बुनियादी इशूज़ क्या हैं। बुनियादी इशूज़ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीर है, पानी का तनाज़ा है। वो गोल कर गए, वो कहते हैं जी वीज़ा बहाल कर दें, कमिश्नर ले आए, फलाना ले आए, इस तरह के बात नहीं। जब तक आप बुनियादी इशूज़ पे नहीं आएंगे, पाकिस्तान तो कह रहा है कि भाई हम बैठने के लिए तैयार हैं
और हमेशा डायलॉग के लिए, मुज़ाकरात के लिए, मेज पे बैठने के लिए वो तैयार होता है जिसका कोई सियासी केस होता है। सही। पाकिस्तान का सियासी केस मौजूद है, इंडिया कभी भी नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक। और जबार चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा वाजिया किया कि चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग देने में किरदार अदा किया है और फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम किरदार है। उमर साहब देखिए, ये जो पाकिस्तान ने मार्का हक के बाद जो पाकिस्तान को जो कह लें कि जो सफारती जो पाकिस्तान को पजीराई दुनिया में मिली है, ये उसके बाद फिर ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान ने जो सालसी करवाई, जो खित्ते को तबाही से बचाया, पूरी हिकमत अमली के साथ, तहम्मुल के साथ जो है सारा कुछ ये, और बगैर थके हुए ये जो पूरी तरह एक कह लें कि एक्सरसाइज की है, ये उसका असर है, उसका सेहरा है कि अब पाकिस्तान के किरदार को ख़ास तौर के ऊपर अमन के हवाले से, जिम्मेदारी के हवाले से, खित्ते में और पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान को जो है वो बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। और ये जो इस तरह के फोरम्स होते हैं, वहाँ पर जाके पाकिस्तान अपनी बात करता है। और पाकिस्तान ज़ाहिर है हमारा सबसे बड़ा इशू, जैसा कि सलमान साहब ने भी कहा, कि कश्मीर का इशू है, और हिंदुस्तान ने आपको पता है किस तरह उसको एनेक्स करने की कोशिश की, इस केस को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो ख़त्म कर नहीं पाया और ना हम ख़त्म होने देंगे, क्योंकि ज़रा पाकिस्तान, कश्मीरियों ने उसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं। पानी का इशू, पानी का इशू बहुत बड़ा, बिल्कुल बात ठीक है। ये जो इंडस वाटर वाला मामला है, इसमें पाकिस्तान अब जो पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान ने जो फोरम थे उनको एक्सरसाइज किया। अब एक और तरह की कैंपेन जो है, इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, इंटरनेशनल वाटर एक्सपर्ट्स आए, वहां पर सब ने पाकिस्तान का हक तस्लीम किया, क्योंकि पाकिस्तान लोअर रिपेरियन है और दुनिया के, अगर हम इंडस वाटर को साइड पे रख भी दें, फिर भी जो इंटरनेशनल लॉ हैं, जो कवानीन हैं दरियाओं की तकसीम के, जो रिपेरियन लॉज हैं, उसके मुताबिक भी पाकिस्तान का पानी नहीं रोका जा सकता। इस वजह से, और दूसरी बात ये उमर साहब कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको 10 साल लगे इस पे दस्तखत होने में, और आज तक इसके बाद हिंदुस्तान में बड़ी हुकूमतें आई, बड़ी हुकूमतें गई, किसी हुकूमत ने भी हिंदुस्तान ने इस ट्रीटी को हाथ लगाने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जो है, इस आके इसने पूरे 10 साल इस पे होमवर्क किया। आपको याद होगा, ये हमें लगता है शायद कि ऑल ऑफ द सडन ये कोई पहलगाम के बाद हुई, नहीं, ये इसके लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए गए। जब ये सिलसिला शुरू हुआ पाकिस्तान का पानी बंद करने का, आपको याद होगा नवंबर 2016 में नरेंद्र मोदी ने बठिंडा में, पंजाब का शहर है, वहां पर एक तकरीर की थी, और वो उड़ी का पहले उससे फॉल्स फ्लैग किया गया था। उड़ी के फॉल्स फ्लैग के बाद ये तकरीर की थी कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाई जिसने 10 साल तक सिफारिशात दी। उसके बाद फिर जब जवाब ढूंढना था तो फिर जो पहलगाम करवाया गया, और पहलगाम के वाकये के बाद पहला एक्शन क्या लिया हिंदुस्तान ने, इस ट्रीटी को पीछे रखा। तो ये फॉल्स फ्लैग, एसपीआर का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपकी सांसें बंद बिल्कुल सांसें बंद करेंगे, पानी हम नहीं रोकने देंगे। पाकिस्तान अपने तमाम ऑप्शन जो है, अभी पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिकली बाकी मामला को एग्जॉस्ट कर रहा है, क्योंकि आखिरी ऑप्शन फिर बहुत खतरनाक होगा। ये हिंदुस्तान को देख लिया, और हाफिज साहब वो तो अभी देख ही चुके हैं कि जब 10 मई हमने जो पाकिस्तान ने जो मार के हक में पाकिस्तान ने जो तारीखी कामयाबी हासिल की, तो भारत को मालूम है कि फौजी महाज पर, सरहद के महाज पर तो अब वो शिकस्त दे नहीं सकता। उन्हें मालूम है कि पाकिस्तानी फौज जो है वो इतनी बहादुर है और इतनी हमारे पास कैपेसिटी ज़रूर है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जो है वो इबरतनाक शिकस्त हर महाज पर दी। हम बात करें उनको जहाज़ राफेल गिराने की बात करें, हम उनके वहाँ पर हैक करने के सिस्टम की बात करें, जो पाकिस्तान ने वहाँ पर जो कमाल किया खसूसन टेक्नोलॉजी में, जिसका इंडिया का बड़ा दावा था, तो उसमें हमने कमाल कर दिया। तो हर तरीके से उनको शिकस्त दी, तो अब वो ओछे हथकंडों पर उतर आए। देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने, बिल्कुल ये हकीकत है कि कभी भी कोई अग्रेशन इंटरनेशनली नहीं दिखाई, और हमेशा पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान की तरफ से कभी कोई हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं उनकी वायलेशन नहीं हुई। अब ये जो जंग है, ये हम समझते हैं कि दोनों मुल्कों के लिए नुकसानदेह है, ठीक, लेकिन उसके अंदर जो DGISPR का बयान इसलिए अहमियत का हामिल है कि जिसमें उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात कह दी है कि जो पाकिस्तान का जो पानी है, जाहिर है वो हमारी एक रेड लाइन है जी। रेड लाइन इस हवाले से है कि हमारी मईशत का जो दारोमदार है, हमारी एग्रीकल्चर का दारोमदार है, वो हमारे उस वाटर के ऊपर है जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान का हक है, बिल्कुल ठीक, और उस हक को पाकिस्तान जो है वो कभी विदड्रॉ नहीं कर सकता।
और जाहिर है कि अगर कोई उस हक पर डाका डालने की कोशिश करता है तो उसका फिर जिस अंदाज का मुंह तोड़ जवाब है वो पाकिस्तान देना भी जानता है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी इंडिया को एक जवाब देके उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजिकल बर्तरी भी साबित कर दी है कि आज इतनी टेक्नोलॉजिकल बढ़ती है कि आज पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया उसकी ख्वाहिशमंद है कि उसको पाकिस्तान हमें वो दे और अपना आपको यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है हमारे पाकिस्तान को ऑर्डर मिले हैं इस हवाले से। और फिर पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान की जो महारत है, जो इंटेलिजेंस है, जो इनकी जो जिस तरह अभी आप बता रहे थे कि जो हैक किया सिस्टम सारा, इस महारत के आगे जो है वो इंडिया बिल्कुल बेबस है। लेकिन हम समझते हैं कि इंडिया की हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और इस खित्ते को जंग में धकेलने के बजाय अमन का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और जो बुनियादी 2 पॉइंट हैं, कश्मीर का मसला और पानी का मसला, इसको टेबल के ऊपर बैठ के हल करना और अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक ये हल होगा तो अल्टीमेटली दोनों मुल्कों के अवाम के लिए इसके अंदर बेहतरी है। अगर नहीं होगा तो फिर इन्होंने जो 10 मई को मजा चखा है उसको फिर रिपीट किया जाएगा। आज जो है वो बात करें कि तो गैर कानूनी तरीके से जो अफगान बाशिंदे या दीगर गैर मुल्की रह रहे हैं उनकी वापसी की मोहलत के लिए 1 दिन रह गया है और मुख्तलिफ ममालिक में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन है और तुर्किया में भी जो है वो गिरफ्तारियां हुई, इस हवाले से लहर हुई। तो हम बड़ा वाज़ेह है कि बड़ा एक टाइम दिया गैर कानूनी तौर पर जो रह रहे हैं अफगानी या दीगर जो लोग हैं उनके खिलाफ। अब अगर ना हुआ कल के बाद तो जो जुलाई के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा, गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। तो ये तो हमारा राइट भी और हम तो बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं। देखिए बेसिकली पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन जब पाकिस्तान में आए और आपको पता है कि 44 मिलियन के लगभग जी, यानी 4 मिलियन के लगभग 40 लाख के लगभग अफगान मुहाजिरीन आए। पाकिस्तान ने उनकी मेहमानदारी की और इवन कि उनकी अगली जनरेशन अब आ गई हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि आज अगर अफगानिस्तान के अंदर एक हुकूमत कायम है तो अब अफगान मुहाजिरीन का ये बिल्कुल ये अखलाकी तौर पर और कानूनी तौर पर ये बनता है कि अब वहाँ पर वापस जाएं, वहाँ पर अपने बसेरे करें, वहाँ पर अपने कारोबार जो भी उनको शुरू करना चाहिए। और असल चीज़ क्या है कि जो हुकूमत वक्त का मौक़िफ़ होता है उसको ऑनर करना और कानून की पासदारी करना। और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आज दहशतगर्दी का एक ये बार बार एक कोशिश की जाती है कि इस मुल्क को दहशतगर्दी के सारी कड़ियां वहां मिलती हैं, तो इसके अंदर अल्टीमेटली जो इंटेलिजेंस के जो जराए हैं वहां पर जिस तरह आप बता रहे हैं कि कड़ियां मिलती हैं, हकीकत यह है कि इस बात की बड़ी अहमियत है कि पाकिस्तान से जितने इल्लीगल तारिकीन वतन हैं उनको फौरी तौर पर निकालना चाहिए और इस मुल्क को एक डिसिप्लिन में लाने की ज़रूरत है। इस मुल्क के अंदर एक हर चीज़ डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। या जो भी वहाँ इस मुल्क के अंदर रहे वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, जिसका एक मुकम्मल रिकॉर्ड है। अगर कोई आता है तो वीज़ा लेकर आए, यानी हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर अफगान बाशिंदे वीज़ा लेकर पाकिस्तान आते हैं, दे आर वेलकम अगर वो अपनी कोई तिजारत करना चाहते हैं। लेकिन एक उनको अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करनी पड़ेगी, अपनी सिमत का तयन करना पड़ेगा। पाकिस्तान के खिलाफ जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है उस सरजमीन का इस्तेमाल फौरी रोकना पड़ेगा। इसके ऊपर अब पाकिस्तान की हुकूमत का फैसला है और अवाम का फैसला है कि इस पर कोई टॉलरेंस नहीं होगी, जीरो टॉलरेंस, कोई कॉम्प्रोमाइज इसके ऊपर नहीं होगा। और सलमान गनी साहब बात तो दुरुस्त है कि जब भी हम देखते हैं, हमने उन्हें वेलकम किया, हमने उन्हें यहाँ पर रखा, क्या मेहमान नवाजी की हमें ये 40 साल उनकी यहाँ पर ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई, देखिए अगर कोई पाकिस्तानी सऊदी अरब में, दुबई में, अबू धाबी में, कुवैत में क्या गैर कानूनी तौर पे वहाँ रह सकता है? और पाकिस्तानी रियासत का स्टांस बिल्कुल दुरुस्त है कि गैर कानूनी तौर पे जो अफगान, और ये पाकिस्तान ने फैसला क्यों किया कि जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदात में अफगान शहरी मुलव्वस और पकड़े गए, उसके बाद ये पाकिस्तान के पास बिल्कुल दुरुस्त उनकी मेहनत अमली थी और इन अफगान तालिबान को बताया गया। इन्होंने दोहा मुआहदे में ये लिख के दिया था कि हम ना सिर्फ अपनी सरजमीन पे दहशतगर्दी का सद्भाव करेंगे बल्कि हमसाया ममालिक में भी कोई ऐसा रोल नहीं होगा कि अफगान शहरी पकड़े जाएं। अब जो सूरत हाल बनी है, देखिए हमने अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, हमने अगर मुआशी हवाले से, इक़्तिसादी हवाले से आगे की तरफ बढ़ना है तो हमारा हाउस इन ऑर्डर होगा। पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी से पाक होनी चाहिए और दुनिया में सरमायाकारी का अमल भी वहाँ पर मौसर होता है, वहाँ नतीजा खेज होता है जहाँ पर इस तरह की सूरत हाल तारी ना हो। मैं समझता
समझता हूं कि रियासत ने पॉलिसी दुरुस्त इख्तियार की है, बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। अब इस पर उसी की स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए, जो गैर कानूनी लोगों ने वापस जाना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज मियां मोहम्मद नुमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जब्बार चौधरी साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अख्ताम पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की बरसी के मौके पर ख़ुसूसी पैगाम भी दिया, क्योंकि उस पैगाम में उन्होंने बड़ा कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की तहरीक पाकिस्तान के दौरान अनथक काबिशिन, नडर किरदार और मिसाली जज्बा कौमी असासा है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना नौजवान नस्ल और बिलखसूस नौजवानों बिलखसूस ख़वातीन के लिए मिशले राह रही हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें और देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।